अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म और सज़ा में मैं हूं काशिफ मुश्ताक। हम इस वक्त मौजूद हैं ज़करिया गोड में और यहाँ एक खातून को न सिर्फ कत्ल किया गया बल्कि कत्ल करने के बाद ड्रामाई तौर पर ये प्रिटेंड किया गया कि खातून ने खुदकुशी की है। इस हवाले से पुलिस की जानिब से न सिर्फ इस वाक़े का मुकदमा दर्ज किया गया बल्कि मरकज़ी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस की जानिब से अब तक क्या तफ्तीश की जा रही है और फैमिली में से किन लोगों के बयानात लिए गए हैं, आइए जानते हैं। मकतूला खातून सादिया के शौहर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं, वो जब ये वक़ूआ हुआ तो ये शहर में मौजूद नहीं थे, पेशे से ये ड्राइवर हैं। इनसे जानते हैं क्या नाम है आपका, कब आपको ये पता चला, कैसे ये इंसिडेंट? सर मैं अब्दुल रशीद हूँ। मैं बलूचिस्तान उलमाड़े की तरफ गया हुआ था। वहाँ से मैं आया हूँ विंदर शहर में। मैं आराम किया है तकरीबन 3 बजे के करीब और सुबह तकरीबन 5 बजे के करीब भाई का फ़ोन आया और आपकी घर वाली जो है ना फोत हो चुकी है। बोला कैसे फोत होगी, क्या हो गया है? बोला फांसी लेके मरी है। अब मैंने बोला फांसी लेके मरी, कैसे मरी है? वो जिंदा हो गई। उसके कान के ऊपर फ़ोन रखो। मैंने फ़ोन रखा, फ़ोन रखा, आगे बात दी गई, बोला वो मर गई है। मेरे वाला तुमको देखो उसकी नस वस चल रही है तो उसको अस्पताल वगैरह लेके जाओ, पता करो। देखा बोला लीवर की है। सालों वालों को फ़ोन किया उनको मैंने बोला उनको बताओ क्या हो गया है, घर पे तुम लोग सारे हो, कैसे मर गई है? पता चला आपसे लास्ट बात कब हुई थी? परेशान थी वो, कोई बात बताई उसने? सर कोई ऐसी बात नहीं थी। कोई मतलब कि होता है कि सुबह 5 बजे अलग मैं फ़ोन करके उन्हें उठाता हूँ। वहाँ पे अभी सिग्नल नहीं है। सिग्नल नहीं होते बलूचिस्तान में किन मतलब केवल 5 घंटे लग जाते हैं। पहाड़ी इलाका है, उधर सिग्नल वगैरह नहीं होते। फिर बाहर जब निकला हूँ, जैसे जाग रहा होता हूँ तो फ़ोन वगैरह कर लेता हूँ मैं। समझे जब से यहाँ से हफ्ते वाले दिन मेरी बात हुई है, हफ्ते वाली रात को। अच्छा, आपका भाई इसमें इन्वॉल्व है, हुकाम का ये बताना है कि इब्तदाई तौर पर ऐसे लगता है कि ये वाक़या खुदकुशी का नहीं है, आपको क्या लगता है? सर वो कह रहा है खुदकुशी नहीं है। अभी गला भी दबाया, पूरी रिपोर्टें नजर आई है और उतारा इन्होंने। मेरी वालदा भी बोलती कि उतारा हमने, फांसी दे उतारा है, उतार के नीचे लिटाया। इधर जब मैं आया हूँ घर पे, वहाँ पे गाड़ी मैंने खड़ी की है और वो दिनार पंप पे मैंने गाड़ी खड़ी की है कंपनी की, वहाँ से टैक्सी कराई है। भागा हूँ इधर आके, जैसे देखा है मैंने अपनी बेगम को, मेरा तो जिगर पट गया है। आपके बच्चे कितने हैं और उनकी उम्रें क्या हैं? 5 बच्चे हैं मेरे। बड़े बेटा जो है 12 साल का है। पुलिस की तफ्तीश से आप मुतमईन हैं अभी तक, जो पुलिस आपके साथ? सर पुलिस से मतलब मेरे साथ कोई वैसी, हालांकि वो पुलिस ताउन कर रही है मेरे साथ। आए अभी भी, पहले भी गए हैं, अभी भी आए। वो जो भी उसने खुद बयान दी है। भाई मेरा बोल रहा है, मैंने खुद उससे पूछा है भाई से। मैंने बोला कि दे अगर कोई ऐसी बात है तो बच जाएगा, तू भी बचेगा। वो तो मरने वाली मर ही नहीं, चला तू सही बता। बोल रहा भाई मेरी वजह से उसने फांसी ली है, बस वो ये हम मिस्त्री के चक्कर में। आज बिल्कुल मकतूला के जो शौहर हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं और तमाम तर तफसीलात बता रहे हैं। पुलिस की जानिब से भी इस वाक़े की इन्वेस्टिगेशन जारी है। जो मुकदमा है वो कत्ल की दिफात के तहत दर्ज किया गया है। अब तक उसमें जो है वो ज़्यादती के सेक्शन नहीं शामिल की गई हैं, लेकिन हमारी फैमिली ज़राए से भी बात हुई है, पुलिस के आला अफसरान से भी बात हुई है। आला अफसरान का ये कहना है कि वाक़े को मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश की जा रही है और साथ साथ फैमिली से बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया जा रहा है। प्रोग्राम में आगे देखते हैं कि आया मुलजिम ने किस हवाले से जो है वो ये कत्ल किया है या फिर इस FIR के अंदर कौन लोग मजीद नॉमिनेट हैं। आज बिल्कुल इस वक्त हम ज़करिया गोट में उस घर में मौजूद हैं जहां से खातून की लाश मिली थी। सादिया नामी ये खातून थी। पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ पहलुओं से न सिर्फ इन्वेस्टिगेशन किया गया बल्कि साथ साथ जो मरकज़ी मुलजिम है उसे गिरफ़्तार किया गया। इन्वेस्टिगेशन तक पुलिस कैसे पहुंची और कैसे ये पता चला कि आया खातून को कत्ल किया गया, चूँकि न सिर्फ खातून को कत्ल किया गया बल्कि ये कोशिश की गई कि इसको ड्रामाई अंदाज में ये बताया जाए कि खातून ने खुदकुशी की है। हमारे साथ SHO मलिर कैंट आगा रशीद मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। बताइएगा आगा साहब
कैसे पता चला खातून की पहले तो कि लाश मिली है, फिर प्रिटेंड ये किया गया कि खातून ने खुदकुशी की है, तो उसको आप लोगों ने कैसे इन्वेस्टिगेट किया? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल अर्ली मॉर्निंग हमें 15 कॉल रिसीव हुई कि एक लेडी ने खुदकशी अटेम्प्ट की है और उनकी डेथ हो गई है। तो हम यहाँ जैसे पहुँचे, जब हम यहाँ पहुँचे तो हमने यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें देखी जो शक वाली थी, जिस पर हमें सस्पेक्ट हुआ। लाइक उन्होंने हमें ये बताया, लेडी के देवर ने, क्योंकि हस्बैंड उनका यहाँ था नहीं, वो आउट ऑफ सिटी था, वो ड्राइवर है। उन्होंने बताया कि इस पंखे के साथ उन्होंने दुपट्टा लटका के इस चारपाई से लटक गई हैं। तो अब इसका डिस्टेंस बहुत कम है, अब ये नॉर्मली बन नहीं सकता। सेकंड चीज़ ये थी कि उसके फेस पे हल्के से तशद्दुद के निशानात थे। थर्ड थिंग, ऐसी चीज़ें हैं जो खुदकशी में आम तौर पर मोहरकात होते हैं, ज़बान बाहर आ जाना, आँखें फूल जाना, या उस पर जो मार्क है गले पे वो विजिबल हो। इन सब चीज़ों को हमने डाउटफुल देखा, तो इनके स्टेटमेंट भी थोड़े बहुत चेंज थे। तो फिर हमने डेड बॉडी को जिन्ना हॉस्पिटल मूव किया फॉर पोस्टमार्टम एंड अदर थिंग्स। उसके बाद ये भी मुबैना तौर पर सामने आया कि खातून के साथ ज़्यादती होती थी। अब वो फाइनल रिपोर्ट आ जाए तो फिर वो मज़ीद कहा जाएगा। अभी तक इसमें कोई कंफर्मेशन नहीं हुई है? नहीं, कंफर्मेशन नहीं हुई अभी तक। कोई फाइनल रिपोर्ट आ जाए, एमएल रिपोर्ट, तो फिर हम बताएंगे। अच्छा, मुकदमे के अंदर हमने 5 से 6 लोगों को जो है वह नॉमिनेट किया है, कितने लोग गिरफ्तार हो चुके हैं? इसमें जो मरकज़ी मुलजिम है खातून का देवर, वो गिरफ़्तार हुए हैं और बाकी इन्वेस्टिगेशन जारी है। अगर किसी के इसमें इन्वॉल्वमेंट होगी तो उसको भी अरेस्ट किया जाएगा। बिल्कुल, हमारे साथ SHO मलिर कैंट मौजूद थे और उनकी जानिब से फौरी तौर पर कार्रवाई की गई और जो मरकजी मुलजिम देवर है उसे गिरफ्तार कर लिया गया। मैं अपने कैमरामैन सज्जाद हुसैन से कहूँगा कि जैसे कि SHO साहब भी बता रहे थे कि इस पंखे की हाइट जो है वो इस चारपाई से बहुत कम है। इब्तदाई तौर पर ये फैमिली की जानिब से भी प्रिटेंड किया गया कि जो है वो मामला जो है वो खुदकुशी लगता है और इस पंखे से जो है वो उसे लटकी हुई लाश साबित किया गया। लेकिन बताया जा रहा है कि इस कमरे के बिल्कुल बाहर ही लाश मौजूद थी और वहाँ से जो है वो इस खातून की डेड बॉडी को पुलिस ने रिकवर किया। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया गया और फैमिली में से ही कुछ लोगों को जो है वो नॉमिनेट किया गया है। मुख्तलिफ पहलुओं से इस वाक़े की तफ्तीश जारी है। मलिर कैंट थाने की हदूद में जकरिया गोट के करीब जो है वो एक घर से खातून की लाश मिली और उसके बाद पुलिस ने न सिर्फ वाक़े का मुकदमा दर्ज किया बल्कि मुलजिम को भी गिरफ्तार किया। मुलजिम खातून का करीबी रिश्तेदार है और इसकी जानिब से क्या किया गया, कैसे ये ड्रामा किया गया, पुलिस की जानिब से बताया जा रहा है कि इब्तदाई तौर पर इसने गला दबाकर खातून को कत्ल किया और उसके बाद ड्रामाई तौर पर उसकी लाश जो है वो पंखे से लटकाई। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद इसाक नाम है। इसाक, क्या किया और कैसे किया ये? सर बस जिनसी थे मेरे ताल्लुक़ उनसे, सही है। और जो है ना कि उस दिन मैं फिर ज़बरदस्ती किया और जो है ना कि उसका गला दबा के मैंने मार दिया। गलती में मैं अपनी मानता हूँ सर। जी हाँ, मैंने कत्ल किया उसका। फिर उसके बाद ये आइडिया कहाँ से आया कि इसको पंखे के साथ लटका दिया जाए? सर बस वो मैं जो है ना कि अपनी जान बचाने के खातिर में वो बोल रहा था कि इसको खुदकुशी की है, ड्रामा किया सर मैंने। उसके बाद पुलिस को कैसे पता चला? सर वो फिर बाद में जो है ना कि 15 को फ़ोन किया था, पता चल गया था। किसने किया? वो उसके भाई ने फ़ोन किया था। फिर बस फिर आगे 15 आ गई, पुलिस आ गई और मुझे उठा के ले गए थे। अभी जो आपने गलती की उसका एहसास है आपको कि आपने क्या किया? ये सर गलती की है मैंने। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं सर। तो ये कब से आप ये सब कुछ कर रहे थे और उसके बाद आपको ये दिमाग में कैसे आया कि अब इसको गला दबा देना चाहिए? जानबूझ के दबाया या उस टाइम आपके जज्बात में आके आपने ये किया? बस सर जज्बात में आके किया मैंने सर। फिर सर बस गला दबा दिया, वो मर गए। इब्तदाई तौर पर तो आपने कहा कि नहीं इसने खुदकुशी की है। बस सर वो मैं अपनी जान बचाने के लिए कर रहा था। मलिर कैंट थाने में इस वाक़े का न सिर्फ मुकदमा दर्ज किया गया है बल्कि मुलजिम को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश जारी है और मुलजिम को करार वाक़े सज़ा दिलवाने के लिए पुलिस की कोशिशें भी जारी हैं। बरतानिया की क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस ने पाकिस्तानी नेशनल हुसैन फरीद खान को तकरीबन 37 मिलियन पाउंड्स की मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ाम में चार्ज कर लिया है। हुसैन फरीद खान जो पाकिस्तानी नेशनल है, उनकी फैमिली भी पाकिस्तान में आबाद है, लेकिन वो पिछले कई सालों से लंदन में आबाद है। उनको इस बुनियाद पर चार्ज किया गया, उन पर एलिगेशन ये है कि उन्होंने 2017 से लेकर 2025 के दरमियान तकरीबन 8 साल तक तकरीबन 37 मिलियन पाउंड उनके ऊपर इल्ज़ाम है कि उन्होंने उसकी मनी लॉन्ड्रिंग की, जिसमें जो बहुत सारी जो ट्रांजैक्शंस हैं वो पाकिस्तान से भी रिफ्लेक्ट हो रही हैं, जो पाकिस्तान से पैसे आए भी और गए भी। लेकिन जो बाकी जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं, जो अक्सरियती ट्रांजैक्शंस है वो मुख्तलिफ दुनिया के ममालिक में इंक्लूडिंग मिडल ईस्ट के ममालिक में हुई। उनके ऊपर इल्ज़ाम ये है कि उन्होंने जो 37 मिलियन पाउंड्स है वो अपनी ही मुख्तलिफ जो उनकी जो कंपनीज थी और जो अपनी ही डायरेक्टरशिप के तहत जो उनके जो मुख्तलिफ बिजनेसेस थे उनमें वो ट्रांसफ़र करते रहे। लेकिन जब उनसे
सवालात पूछे गए, जब उनको इंटरोगेट किया गया, ये नेशनल क्राइम एजेंसी का कहना है, तो उनका कहना है कि ये उनके ऊपर हुसैन फरीद खान के पास जो सवालों के जवाबात नहीं थे, लिहाजा उनके ये पैसे पर जो इस बुनियाद पर उनको अब उन्होंने गिरफ़्तार किया, वेम्बले के एरिया से उनको गिरफ़्तार किया गया और फिर इनिशियली उनकी अभी तक जो बेल नहीं हो सकी है, उनकी एक जो वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट में चार्ज करने के बाद पेश किया गया, जहां जज को बताया गया कि उनको जो बेल नहीं मिलनी चाहिए, उनको अभी तक वो कस्टडी में है और आने वाले दिनों में उम्मीद ये की जा रही है कि उनको बेल मिलेगी। और इसके जो ओल्ड बेली की अदालत है वहाँ पर एक हियरिंग भी हुई है, जो मेंटेनेंस हियरिंग है, जिसमें जो वहाँ पर कोर्ट ने फैसला किया है कि अब से तकरीबन 1 साल के बाद उनका ट्रायल होगा 37 मिलियन पाउंड केस में। और उसकी वजह यह है कि हुसैन फरीद खान अपने ऊपर जो मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात हैं उनको उन्होंने बहुत स्ट्रांगली डिनाई किया है। उनका ये कहना है कि उनके जो पैसे हैं जो पुलिस ने पकड़े हैं वो सारे जो हलाल की कमाई है, जायज़ है, लेजिटिमेट है, और ये कि वो किसी भी हवाले से मनी लॉन्ड्रिंग की या क्रिमिनल मनी नहीं है। लेकिन क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस और नेशनल क्राइम एजेंसी का ख्याल है कि वो क्रिमिनल प्रोसीड्स हैं जिनको उन्होंने पकड़ा है और जिसकी बुनियाद पर अब उनको इन्वेस्टिगेट करें। हुसैन फरीद खान का हाजी हुसैन फरीद खान के नाम से भी जाना जाता है। HFK ग्रुप ऑफ कंपनीज़ जो उनका जो बिज़नेस ग्रुप है जिसके हवाले से वो जाने जाते हैं। पाकिस्तान में भी उनके वास्ट बिज़नेस इंटरेस्ट हैं, रियल एस्टेट में है, ग्रोसरीज़ में, और इसके अलावा माइनिंग का जो बिज़नेस है, गोल्ड और माइनिंग का, उससे भी उनकी फैमिली मुंसलिक है। उनके जो करीबी ज़राए हैं यहाँ पर उनका ये कहना है कि उनको जो हुसैन फरीद खान है वो मासूम है और ये कि वो जो उनका जितना भी काम और कारोबार था वो सारे का सारा वो जायज़ तरीके से था और ये कि उन्होंने किसी भी स्टेज पर मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की। लेकिन जो यहाँ की जो नेशनल क्राइम एजेंसी है जिन्होंने इन्वेस्टिगेट किया उनका मौक़िफ़ डिफरेंट है और उनको जो फाइल उन्होंने पेश की थी क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस को, उसको देखते हुए उनको चार्ज करके उनको गिरफ़्तार किया गया है। ये केस इस हवाले से भी अगर ये ट्रायल चलता है तो बहुत अहम होगा कि उसमें जो बरतानवी हुकूमत की तरफ से अब जो ख़ास तौर पे यहाँ जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ हैं मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर यहाँ पर बहुत सख्त इक़दाम किए जा रहे हैं और अगर उसमें कोई भी शख्स जो मनी लॉन्ड्रिंग जैसे जुर्म में अगर मुलव्वस पाया जाता है तो उसके लिए बहुत सख्त सज़ाएँ अब मुकर्रर हो चुकी हैं। थाना मलका हांस के इलाका 93D में एक रिटायर्ड खतून टीचर को नामालूम अफराद ने उसके घर में गला घोंटकर कत्ल कर दिया और ये इस अंधे कत्ल का सुराग लगाने के लिए पुलिस सरगर्म पे अमल हो गई। ये वाक़या कोई 1 जुलाई को पेश आया था। उसके बाद से पुलिस ने इस मामले को देखना शुरू किया। तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ DPO ऑफिस में। तो DPO साहब से पूछते हैं कि ये अंधा कत्ल कैसे ट्रेस हुआ और इसकी वजूहात क्या थी। मलकान के इलाका 93D में एक रिटायर्ड टीचर जो थी खातून, उसको नामालूम अफराद ने घर के अंदर कत्ल कर दिया था। इस अंधे कत्ल का सुराग कैसे मिला सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच मुराद साहब। ये 1 जुलाई को पुलिस को इतला मिलती है कि एक कमरे में एक खातून की लाश पड़ी है। तो जो ही पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिलती है तो पुलिस SHO, DSP, SP इन्वेस्टिगेशन और मैं मौके पर पहुँचे हैं। फ़ौरन हमने फोरेंसिक की टीमों को कॉल किया। उन्होंने जो एविडेंस थी वहाँ से कलेक्ट की और डेड बॉडी को हमने हॉस्पिटल शिफ्ट किया। तो चूँकि खातून ने शादी नहीं की हुई थी, उसकी औलाद भी नहीं थी, उसके भांजे की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया गया और सराउंडिंग में जितने सस्पेक्ट थे 8-10 उसको पुलिस ने हिरासत में ले ली। तो उसमें एक गुलाम फरीद नामी शख्स जो साबका मकतूला का मुलाजिम था उसको भी हिरासत में लिया गया। जब उसकी इन्वेस्टिगेशन की गई इब्तदाई स्टेज पे तो वो मशकूक बयानात उसने दिए। मज़ीद इन्वेस्टिगेट किया गया तो उसने मान लिया कि मैंने और मेरे साथ जो साथी मुलज़िम है अल्ताफ़ हुसैन, इसने इस खातून को गला दबाकर कत्ल किया है। जब उससे पूछा गया कि कत्ल क्यों किया है, इसके साथ क्या दुश्मनी थी, तो उन्होंने कहा दुश्मनी नहीं थी, हमें ये खबर थी कि इसके पास बहुत ज़्यादा रकम है और सोना है, तो उसके लालच में आकर हमने कत्ल किया है। और 1.5 लाख के करीब रकम थी उसके पास उस वक्त जब उन्होंने कत्ल किया और 1.5 तोला सोना था, वो लेके वो चले गए। अभी मुलजिम चूँकि मेन जो है गुलाम फरीद वो गिरफ़्तार है और रिमांड पे है, रिकवरी बकाया है, तो वो रिकवरी इंशाल्लाह रिमांड के दौरान रिकवर होगी ओरिजिनल एक्यूज से और वो चालान होगा और कैफरी किरदार तक पहुंचाया जाएगा। दूसरे मुलज़िम की गिरफ्तारी के हवाले से कोई पेशरफ्त? जी, उसके लिए हमने टीम तश्कील दे दी है, मुख्तलिफ जगह पर रेड कर रहे हैं, इंशाल्लाह वो भी जल्द गिरफ्तार होगा। जैसा कि आपने अभी सुना के DPO साहब फरमा रहे हैं
कि खातून के कत्ल में मुलव्वस जो एक मुलज़िम है वो हिरासत में है, दूसरे मुलज़िम को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा और इनको कैफे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। मुराद खान आसम, जियो न्यूज़, पाकपतन। सिंध का पसमानदा ज़िला थरपारकर, जहाँ पर ख़वातीन पर तशद्दुद के हर आए दिन वाक़यात पेश आते रहते हैं, जिसके अंदर कहीं किसी नौउम्र लड़की की कुआं से लाश बरामद होती है, तो कहीं दरख्त से फंदा लगी, तो कहीं झुपड़े से लटकी हुई लाशें बरामद होती हैं। ऐसे वाक़यात के असबाब और उन पर प्रॉपर तौर पर तफ्तीश और तहकीक तो न हो सकी है, मगर पिछले कुछ अरसे से नौउम्र लड़कियों के 2 कत्ल के वाक़यात सामने आए हैं, जिसके अंदर एक वाक़या अगस्त को थरपारकर की तहसील डिपलो के गांव वेड़ी झप में पेश आया है और लड़की की जो है वो खेत से गोली लगी लाश बरामद हुई, जिसकी बाद में पुलिस की जानिब से तफ्तीश की गई तो मुद्दई ने और लड़की की जो मकतूला की मां है उन्होंने ये इंकशाफ किया और अपने बयानात दिए कि लड़की का जो वालिद है उन्होंने अपनी बेटी को गैरत के नाम पर कत्ल किया है। तो इस वाक़े के मुतल्लिक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मकतूला की वालदा और उनके मामू जो इस केस के अंदर मुद्दई हैं। उनसे जानते हैं कि इस केस के मुतालिक क्या हक़ाइक़ हैं और ये वाक़या कैसे पेश आया है। मूंखे मोकिले गाह कढी जावेसि, गाह कढण मुंहिंजी हिकिड़ी अचां त फैल थियो, वीचारी मिस्किन ख़त्म पेरी मोगड़े मथे मूंखे राति लिख दाबा ॾे, लिख मूंखे धूतारे लिख दाबा ॾे, मुंहिंजो हथ ही मथे है, मिस्किन जो गुनाह की नहीं। अच्छा, ये जो बता रही हैं ये थोड़ा आप उर्दू में भी बता दें। ये बता रही है कि मेरे को धमकियां दे रहा था, मेरी सच्ची की है तो मैं तुमको भी मारूंगा, मोहन से हाथ भी घुमा रहे थे तो मेरी हो जा, कहीं किसको भी बताना नहीं मेरा। मतलब वो जो वालिद ने कत्ल की तो ये वो वालिद अपनी बीवी को कह रहा था कि ये बात छुपानी है, छुपानी है, तो सच्ची नहीं करनी है। जब पोस्टमार्टम के लिए लाश अस्पताल आया उधर भी हमने कोशिश की कि मेरी बहन से मैं पूछूं क्या मसला है, किसने मारी है, तो वो शुअर जो है वो इसके करीब हमको बात करने नहीं दे रहा था। जब हमने इसको मौका मिला बात करने का तो हिंस ने रो के मुझे बताया कि ये मामला इस तरह का है, फिर हमने इसके ऊपर मुकदमा दर्ज करवाया। अच्छा, आप जब गए खेत में तो लाश कहाँ पड़ी हुई थी, कैसे पड़ी हुई? लाश पे पड़ी थी उधर झुग्गी बनाई हुई है, झुग्गी बनाई हुई है, उसके आगे लाश पड़ी थी ज़मीन पर। से कत्ल किया, अलाय कत्ल क्या था? ये मेरी बहन का कहना है कि पिस्टल उसके पाँव में था। वो जब मैं उधर पहुंची तो मेरा होश हो गया, उड़ गया, मैं ज़मीन पे गिर गई, मैं हाय घोड़ा करने लगी। उसने जब वो मार के छुप गया उधर करीब छुप गया, जब मैं उधर पहुंची घोड़ा किया मैंने तो वो आ गया, मुझे बोला ये क्या मसला है, किसने मारी है ये? वालिद ने बोला? हाँ, वालिद ने बोला किसने मारी है। फिर वो पिस्टल लिया छुपाने में लग गया, पिस्टल को, ठीक है, छुपाने में लग गया। वो वापस जब छुपा के वापस आया तो उसको बोला किसको सच्ची नहीं करनी है, इसके मुंह पे हाथ घुमा कर बोल रहा था कि किसको नहीं बताना है, बताया तो मैं तुमको भी मारूंगा। तो आप बताएं कि क्या वजह क्या हो सकती है? वजह ये हो सकती है, एक तो रेप का भी मामला था और दूसरी ये उसकी शादी की लालच भी थी अपने बाप को, तो मेरी बेटी की मैं कहीं दे के मैं भी शादी करूँगा। रेप का उसको शक था, ये बता भी रहे थे जिसने रेप किया ना, उन्होंने धमकियां भी दे रहे थे, हम जो है वो लड़की को उठाएंगे, जोरी ज़बरदस्ती उठाएंगे, शादी कराएंगे, ठीक है। और बाप ने जब ये मामला हुआ तो बाप ने उधर जो मुलज़म जिसने धमकियां दी थी वो दिखाई देने लगे उधर, तो बाप को शक हुआ कि अब हाँ मेरी बेटी मेरे पास नहीं रहेगी, उन्हीं के पास चली जाएगी या वो उठा जाएंगे, पसंद की शादी करेगी। तो उनके खिलाफ कार्रवाई करवाता, उन्होंने अपनी बेटी को क्यों कत्ल किया? गैरत में आके कत्ल कर दी। उसको पता भी था कि मेरी बेटी से नाजायज़ तल्लुकात उसके हैं, वो उसने बताया नहीं, वो बताता तो भी अच्छा था, उसने वो भी बताया नहीं। तो ये पिस्टल कहाँ से लाए थे? सोशल मीडिया पे आवाम वावीला कर रही हैं कि ये अबोज है, ये ऐसे ये ऐसे ये। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि ये अबोज नहीं है, ये कराची में भी ड्यूटी करके आया है सिक्योरिटी गार्ड की, और कादरपुर पंजाब का इलाका है वहाँ भी रह के आया है। ये पिस्टल वहाँ से कहीं से लेके आया, 10-15 साल भी इधर हमारे गांव में आता रहा तो शादियों में फायरिंग करवाता था, तो तब हमको तो पता नहीं चल रहा इसका लाइसेंस का है या बिना लाइसेंस है या कैसा मसला, हमको तो उससे वास्ता नहीं रहा। अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि जो बाप ने जिसने कत्ल किया उसको भी सज़ा मिलनी चाहिए, और जो सज़ा की वजह से जिसने ये करवाया है
जो रेप का मामला चल रहा है, इससे इंशाल्लाह उनको भी सज़ा मिलनी चाहिए। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, मेरी बहन को मैं इंसाफ दिलाऊंगा, मेरी बहन जी के खून में मैं इंसाफ दिलाऊंगा इंशाल्लाह। जो भी होंगे उनको मैं नहीं छोड़ूंगा। मकतूला की मां और मामू जो कि इस केस के अंदर मुद्दई है, उनकी बातें आपने सुनी और इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। इस केस की दोनों पहलुओं से तहकीकात की ज़रूरत है, जिसके अंदर जो है वो 376 की दफ़ा लगाई गई है, उसी की भी प्रॉपर तौर पे तफ्तीश करने की ज़रूरत है, ताकि इसके पीछे छुपे जो बाकी अवामिल हैं वो भी सामने आ सकें और इस केस का सबब बनने वाले जो मुलज़मान हैं वो भी कानून की गिरफ्त में आ सकें और उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सके, ताकि थरपारकर में 9 उम्र लड़कियों के इस तरह के जो कत्ल के वाक़यात हैं उनको रोका जा सके। इसी के मुतालिक हम मज़ीद बात करेंगे पुलिस के तफ्तीशी अफसर से कि उन्होंने इस कत्ल के मुतालिक क्या तफ्तीश की है और मज़ीद क्या हक़ाइक़ सामने आए हैं। इसी केस की तफ्तीश के मुतालिक जानने के लिए मैं इस वक्त मौजूद हूँ DSP माजिद खान के साथ कि इस केस की क्या तफ्तीश हो पाई है और जो मज़ीद क्या पेश रफ्त हो पाई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मोरखा 26/8/2025 को हमें इतला मिली अपने ज़राए के मुल्क से कि जो है बेड़ी जब की साइड पर जो है लाश पड़ी हुई है या जो भी है, तो वहाँ पर जो बर वक्त SHO हुसैन बख्श राजर डीपलो वहाँ पर बर वक्त पहुँचे और लाश को रिकवर किया और लाश रिकवर करने के बाद जो है वो पुलिस जो है उनको मेडिकल के लिए हॉस्पिटल लेकर आई। सुबह तकरीबन 10-11 बजे मेडिकल रिपोर्ट हमें मिली है। उसके बाद हम वापस सरजमीन पर गए, हमने एक टीम बनाई, मेरी सरबराही में SSP साहब थरपारकर ने। उस टीम के साथ हम क्राइम सीन पे पहुँचे, वहाँ पर उसका सारा मुआयना करने के बाद हमने जहाँ जो कुछ भी केस के मुतालिक जो चीज़ हमें ज़रूरत थी वो हमने वहाँ से रिकवर की। उसके बाद हम वापस जो है पुलिस स्टेशन पर पहुँचे। 27 तारीख को ही उसके फोती जो है उसके मामे की जो है रसूल बख्श की फरियाद पर हमने 302 और 376 का जो है वो कलम के केस दाखिल किए। मोरख 29 तारीख को हमने जवाबदार गिरफ्तार करके जुडिशल मजिस्ट्रेट डिप्लो की अदालत से उनका रिमांड लिया है और मज़ीद जो तफ्तीश है वो जारी है। अच्छा, इसमें क्या सामने आया है कि शादी के मामले पे कोई तनाज़ा चल रहा था, लड़की कहीं और शादी करना चाह रही थी, वालिद कहीं और करवाना चाह रहा था, इस तरह की कोई चीज़ सामने आई है? उसकी वालदा के मुताबिक जो हमें वो वालदा बताती है कि मेरा शोहर चाहता था कि ऐसी जगह शादी करूं जहां दूसरे उसके एवज़ में वो ख़ुद की शादी करना चाहता था और इसके बेटों से भी इसके मामलात ख़राब थे। बेटे भी इसके साथ जो है मामला मुख्तलिफ टाइम पे थानों पर भी एक दूसरे की ये शिकायत करते रहे हैं। ये क्या लगता है कि एक वालिदी मुलविस है या इसके अंदर कत्ल के अंदर कुछ और भी लोग मुलविस हो सकते हैं? इसके हवाले से क्या तफ्तीश हुई है? तफ्तीश जारी है। देखें, तफ्तीश अभी तो इसके ऊपर जो फरियादी और उसकी जो बीवी है वो इसी के ऊपर इसी का नाम ले रहे हैं, लेकिन तफ्तीश के दौरान अगर हमें कुछ और भी कुछ मिला तो हम इंशाअल्लाह ताला उसको क्लियर करेंगे और इंसाफ के तकाज़े पूरे करेंगे। अच्छा, 376 का जो कलम लगाया गया इसकी क्या तशरीह है या इसको शामिल करने की क्या वजूहत है? इसमें जो डॉक्टर ने और जो हमारी जो इतला के मुताबिक शक दिखाया कि ये लड़की प्रेग्नेंट है, उसी के तहत ये जो 376 लगाया कि इसके साथ जो है ना वो इस किस्म का मामला है, ताकि मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद अगर क्लियर हो जाएगा, अगर 376 उस पर अप्लाई होगी तो हम करेंगे, वरना इसको खारिज करेंगे। हुकूमत पंजाब की जानिब से मुल्क में माहौलियाती आलूदगी और स्मोक के ख़ात्मे के लिए खुसूसी मुहिम का आगाज़ किया गया है। इस सिलसिला में ऐसे भट्ठे जो ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल ना है, इनके ख़िलाफ़ रोज़ाना की बुनियाद पर कार्रवाइयाँ की जा रही है और कमालिया समेत दीगर इलाकों के मुख्तलिफ थाना जात में इनके ख़िलाफ़ FIR का अंदराज भी करवाया जा रहा है। ऐसे भट्ठे जो ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल नहीं है, वो यहाँ जो भट्ठा लगा होता है वहाँ के रहायशियों के लिए भी मुख्तलिफ बीमारियों का बायस बनते हैं, माहौल को भी आलूदा करते हैं, फ़ज़ाई आलूदगी और स्मोक का भी बायस बनते हैं। आज हम महकमा माहौलियात की टीम के साथ चलेंगे और
ये जो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं वो देखेंगे कि किस अंदाज में करते हैं। ताहम महकमा माहौलियात के ज़राए के मुताबिक ये 9 के करीब ऐसे अफराद भट्टा मालकान के ख़िलाफ़ FIR का अंदराज करवा चुके हैं जो कि इस टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल नहीं हो रहे थे। और इसके साथ साथ ये 4 से 5 ऐसे भट्टे हैं जिनको मस्मार कर चुके हैं, जिनको बार बार वार्निंग दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद वो इस टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल नहीं हो रहे हैं। और इसके साथ साथ हम आज की इस मुहिम के दौरान भट्टा मालकान का भी मौक़िफ़ जानने की कोशिश करेंगे कि वो इस टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल होने को क्यों तरजीह नहीं दे रहे। क्या इस पर अखराजात बढ़ रहे हैं या कि उन्हें कोई टेक्निकल मसाइल का सामना है, ये सब हम इन्हीं की ज़बानी जानेंगे और इनके साथ चलेंगे और दोनों फरीकैन का मौक़िफ़ भी मालूम करेंगे। इस वक्त डिप्टी डायरेक्टर माहौलिया टोबा टेक्सिंग शमीम अख्तर खान साहब मेरे साथ मौजूद है। आइए इनसे जानते हैं कि इस खुसूसी मुहिम के दौरान ये रोज़ाना की बुनियाद पर क्या कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और अब तक कितने अफराद के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ कर चुके हैं, और जो लोग फिर भी इस हुकूमती मुहिम के नतीजे में अमल दरामद नहीं कर रहे हैं उनके ख़िलाफ़ मज़ीद ये सख्त क्या एक्शन ले रहे हैं। आइए इन्हीं की ज़बानी ये सब जानते हैं। जी सर, बताइएगा क्या कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। जी, मैं पहले थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री बताना चाहता हूँ। 2016 में पंजाब में सबसे पहले स्मोक आया था जो कि हमारे लिए सरप्राइजिंग था। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एक पॉलिसी बनाई है जिसे स्मोक पॉलिसी कहते हैं, और इसके अलावा जो भट्टे हैं उन्हें जिगजैग करवाने की पॉलिसी बनाई। तो इस दौरान बाकायदा कानून कोई नहीं था हमारा जिसके तहत हम इनके कार्रवाई कर सकते हैं। तो ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर आते रहे इस दौरान, तो उनके तहत फिर हम कार्रवाई करते रहे जो पोल्यूशन कर रहे थे भट्टे। तो बिल आखिर 2023 में जाकर इसका बाकायदा एक कानून बना है और जो जिगजैग टेक्नोलॉजी है इसको उस कानून में शामिल किया गया है और उसमें SOPs बाकायदा बनाए गए कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है जिगजैग भट्टे की और जिस SOPs के तहत इन्होंने भट्टा चलाना है। तो हम CM साहिबा की विजन के मुताबिक उसी कानून के तहत इनके SOPs बाकायदगी के साथ चेक कर रहे हैं, और जो कोई भट्टा उस जिगजैग पर नहीं चलता या SOPs की खिलाफ वर्जी करता है तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। इस कानून में हमारे सीलिंग भी है, फ़ाइन भी है, 5 लाख तक फ़ाइन है। इसके अलावा डिमोलिश की इसमें बहुत बड़ी इन्होंने ऑप्शन रखी है, हम इसको कानूनी तौर पे मतलब डिमोलिश भी कर सकते हैं भट्टों को। जी सर, अगर ये फिर भी अमल दरामद नहीं करते तो फिर इनके खिलाफ क्या एक्शन लिया जाता है? जी, जैसा कि मैंने बताया है इनके खिलाफ 1 लाख से 5 लाख तक फ़ाइन है। इसके अलावा डिमोलिश कर सकते हैं, अगर कोई बार बार करता है, रिपीटेडली वायलेशन करता है तो फिर हम इनको डिमोलिश कर देते हैं। इसके अलावा सीलिंग और FIR भी इसमें शामिल है। ये सर जो मुहिम है ये सारा साल चलती रहती है या इसके कोई मखसूस अय्याम है? नहीं जी, ये पहले जब शुरू में स्मोक आया था उस टाइम सिर्फ नवंबर दिसंबर में फोकस होता था क्योंकि हमारी स्मोक नवंबर दिसंबर में होती है। तो लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको हमारे डिपार्टमेंट ने पॉलिसी बनाई कि इसको पूरा साल ही हमने इस कंपेन को चलाना है। तो ये पूरा साल ही हमारी कंपेन चलती है भट्टों के खिलाफ। इस वक्त हम फील्ड में मौजूद हैं। मेरे साथ इंस्पेक्टर माहौलिया टोबा टेक्सिंग मोहम्मद इरफान खितरान साहब मौजूद हैं और ये कार्रवाइयाँ भी कर रहे हैं। आइए इनसे जानते हैं कि अब तक इन्होंने कितनी कार्रवाइयाँ की है, कितनी FIR का अंदराज करवा चुके हैं और जो जिगजैग टेक्नोलॉजी पर भट्टे नहीं है तो उनके आम आदमी के पर क्या असरात मुरतब हो रहे हैं। आइए इन्हीं की ज़बानी जानते हैं। जी इरफान साहब बताइएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम डेली बेसिस पे जितने भी ब्रिक्स किल हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उनकी इंस्पेक्शंस कर रहे हैं और जो जिगजैग SOPs के वायलेटर्स हैं उनके ख़िलाफ़ हम स्पेशली लीगल कार्रवाई करते हैं। इसमें हमने जो लास्ट 3 महीने हैं उसमें 9 FIR जो है ना वो वहाँ पे लॉन्च की हैं। इसके अलावा 4 भट्टे जो हमने वो डिमोलिश किए हैं एज़ पर डायरेक्शन ऑफ ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट के जो वायलेटर्स हैं और मुसलसल वायलेशन कर रहे हैं उनको डिमोलिश किया हमने। इसके अलावा सीलिंग का एक सिनेरियो 5 भट्टे हमने सील भी किए हैं और डेली बेस पे हम इंस्पेक्शन कर रहे हैं। जो भी वायलेटर्स जिगजैग SOPs के हों तो उनके खिलाफ हम एक्शन लेते हैं। और इसमें आप देखें कि जो जिगजैग SOPs के खिलाफ वर्जी करते हैं वो माहौल को तो आलूदा करते हैं, इसके साथ साथ ह्यूमन बीइंग्स और सराउंडिंग एनवायरनमेंट को भी वो पॉल्यूट कर रहे हैं। तो मैं आपकी वसासा से जितने भी ब्रिक्स किल एसोसिएशन है उनके ऑनर्स हैं उनको ये मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ कि आप जिगजैग SOPs के मुताबिक अपना भट्ठा पूरा साल चलाएं। सर जब आप फील्ड में आते हैं तो फील्ड में आपको किन मसाइल का सामना करना पड़ता है? जी बाज़ औक़ात हमें वहाँ पे रेजिस्टेंस होती है
उसमें DPO साहब बहुत काइंड है हमारे साथ। फिर हम पुलिस असिस्टेंस भी लेते हैं और जो भी हमने कार्रवाई लीगल करनी हो वो उस भट्ठे या वायलेटर जो भी उसके खिलाफ करते हैं, इसमें पुलिस असिस्टेंस हम ज़रूर लेते हैं। वहाँ पे हमें रेजिस्टेंस वहाँ सामना करना पड़ता है। इस मुहिम के दौरान हमने मौक़िफ़ जानने के लिए भट्ठा मालकान एसोसिएशन कमालिया के जनरल सेक्रेटरी इनवारुल हक साहब से भी रब्ता किया। इस वक्त वो हमारे साथ मौजूद भी है। आइए इनसे जानते हैं कि ये अपने तौर पर जो भट्ठे मालकान है उनको इस टेक्नोलॉजी पर आने के लिए क्या इक़दाम उठा रहे हैं। आइए इन्हीं की ज़बानी जानते हैं। जी सर बताइएगा। जी अस्सलाम वालेकुम जी, हमने तमाम जो तहसील के भट्ठे हैं उनको सब को आगाह किया है कि जो पुरानी टेक्नोलॉजी पे है उसको छोड़कर जिग-जैग पे आए। अगर कोई जिग-जैग पे नहीं आएगा वो खुद कानून की गिरफ्त में आ जाएगा। हमने इस सलाह अमल को मुकम्मल तौर पर सब पे लागू किया है, पहुँचा दिया है। कोई ये नहीं कह सकता कि हमें इतला नहीं है। वक्फे से हफ्ता 15 दिन के बाद टीमें आती हैं, विज़िट करती हैं, वो देख के जाती हैं। अगर कोई वायलेशन करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। लेकिन इस वक्त तकरीबन 90% भट्ठे जो है ना जिग-जैग हैं इलाका में। हाँ जी, इलाका में। अगर इसके बावजूद कोई जिग-जैग टेक्नोलॉजी पर नहीं आता तो आपकी यूनियन उसके खिलाफ भी कोई करती है इक़दाम? नहीं, हमने ज़ाती तौर पे सभी को बता लिया है, यूनियन इसमें कोई अमल दखल नहीं है, यूनियन उसके खिलाफ चलेगी। जो भी वायलेशन करेगा जिग-जैग की उसके खिलाफ है। हमने उनको वाज़ेह तौर पे पैगाम दे दिया। तो फिर ऐसे अफराद का आप साथ भी नहीं देते जिनके खिलाफ महकमा कार्रवाई करता है, जो इस टेक्नोलॉजी पर नहीं आते हैं, तो महकमे के कारकर्दगी से मुतमिन है जो इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ करते हैं? जी बिल्कुल, महकमा जो भी करता है ठीक करता है, लेकिन जो वायलेशन करते हैं हम उनका साथ नहीं देते।